तो क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्टिंग वाले चीजें पढ़ रखी हैं, तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे और सब रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां तक हमारी चर्चा होगी वो आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये ऐसी चार्ज के बारे में बात होगी जो स्टैटिक है, ठीक है। ऐसे चार्ज के बारे में बात होगी जो कि स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब वो रेस्ट पे है। तो आप पूछो, आपका पूछना भी जायज होगा, जब मूव कर रही होगी चार्ज तो क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जब चार्ज मूव कर रही होगी तब क्या होगा। तो मोशन दो तरीके के हैं। एक जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये कांस्टेंट का क्या मतलब है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगी, ठीक है, बोथ कांस्टेंट। ये बोथ को चेंज नहीं करवाना है। ऑफ कोर्स कोई एक एग्जांपल बताओ ऐसे मोशन का जिसमें मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, बताओ जल्दी से। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड तो चेंज सेम रहता है ना हर डायरेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा हर जगह पर v ही होती है, बट क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा होता है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल जहाँ पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो इसकी वजह से, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है टुवर्ड्स द सेंटर, यही कहते हैं ना सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए लग रहा होता है क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम तो रहती है बट डायरेक्शन चेंज हो रही रहती है। सो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। और एक केस हो जाता है मोशन में जबकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। क्या है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट कर रही होगी तो क्या होगा, बॉडी मतलब यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं। तो चार्ज जब स्टैटिक होगा तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की में इस चैप्टर में हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे। बट जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा तब क्या होगा, तब वो दो चीजें प्रोड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये फील्ड के बारे में भी बहुत अद्भुत चीज है, इसको भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको फील्ड क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये क्वेश्चंस पूछा गया है एआईपीएमटी में, तो ध्यान से सुन लो। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो दोनों प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और जब एक्सेलरेट कर रहा होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल ने बताया है कि जब एक चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और एक प्रोपोगेट, ये एक दोनों प्रोपोगेट भी कर रहे होते हैं। ये प्रोपोगेशन वेक्टर है, ठीक है, ये प्रोपोगेशन वेक्टर है। तो एक वेव प्रोड्यूस करता है। बी क्या है सर? क्या बी बी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ लिखा है ना मैंने, बी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई वाले अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर। ओके। तो अगर चार्ज मेरा रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक सेकेंड रुक जाओ। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है
तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ये चीज पहली चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये हो गई पहली चीज आपके लिए, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा चार्ज के बारे में प्रॉपर्टी समझ लो। चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो चार्ज को हम लोग, पहला प्रॉपर्टी, इट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब बताओ जल्दी से। क्वांटाइज्ड का मतलब कोई भी अगर एक चार्ज लेते हो तो वो एक इंटीजर, तो पन्ने मत पलटो, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, सुन लो, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब है चार्ज विल बी इक्वल टू एन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई ई। ई की वैल्यू हो जाती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब, और n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो हम इस इतने वैल्यू में 1 2 3 4 कुछ भी मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज हमेशा निकाल सकते हैं। चार्ज कभी ऐसा प्रेजेंट नहीं होगा, चार्ज कभी भी ऐसा प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब फ्रैक्शन जैसे कि e/2 और प्लस और माइनस e/2 और प्लस और माइनस 2e/3, ऐसा प्रेजेंट नहीं होगा कभी भी। दीज आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है, आप अगर क्वार्क्स देखोगे, क्वार्क्स क्वार्क्स में, क्वार्क्स सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे कि अगर एक एक क्वार्क होता है यू, और एक क्वार्क होता है अप और ये डाउन, ये अप और ये डाउन, तो एक प्रोटॉन दो अप और एक डाउन क्वार्क से बना हुआ है। तो एक प्रोटॉन का आपको पता है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। तो प्रोटॉन के पास भी उतने ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, बट वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है। तो हर एक हर एक क्वार्क के पास फ्रैक्शनल चार्जेस होते हैं। मतलब अगर एक क्वार्क का आप चार्ज लोगे तो क्वार्क के पास चार्ज फ्रैक्शनल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना, प्लस और माइनस e/3 और प्लस और माइनस 2e/3, ठीक है। ठीक है, तो अगर एक अप क्वार्क का अप प्लस e/3 ले लोगे और एक डाउन क्वार्क का -2e/3 ले लोगे, -e/3 ले लोगे, तो टोटल आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन 2e/3 और e/3 टोटल, अरे मुझे भी याद नहीं ठीक से, ये छोड़ो। तो होता क्या है बेसिकली, अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि क्वार्क का है फ्रैक्शनल चार्जेस होते हैं क्वार्क के पास, ठीक है। बट तो आप पूछोगे कि सर क्वार्क के पास तो फ्रैक्शनल चार्ज है, बट क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि क्वार्क फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्वार्क्स डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है। क्वार्क्स डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। जैसे इलेक्ट्रॉन आपको नेचर में मिल जाएगा कहीं पे, अगर किसी एटम को आप आयोनाइज करोगे किसी भी तरीके से, हीट देकर या फिर कोई एक्सरे देकर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और जो बचेगा आपको पॉजिटिव आयन बचेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो आपको फ्रीली नेचर में मिल सकता है, जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखा था, आप मेटल पे लाइट इंसिडेंट करो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आपको फ्रीली मिल सकता है, बट एक क्वार्क आपको फ्रीली नहीं मिलेगा। तो इसीलिए फ्रैक्शनल चार्ज नेचर में आपको नहीं मिलते हैं। आपको नेचर में अगर चार्ज चाहिए तो आपको एक इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई एक यूनिट ऑफ चार्ज है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये था। ये किसने बताया था? ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हम लोग को ये चीज पता चलता है, ठीक है। ये चीज हम लोग को मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चली थी। उसके बाद वाली पॉइंट देखो, ये वाला हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड अर्थात आप, कंजर्व्ड का मतलब इन नेचर क्या, चार्ज कैन
charge can neither be created nor be destroyed. Or total number of charge in an, ऐसा स्टेटमेंट अगर कहीं पे लिख दिया तो फिर ट्रू मानना है, in an isolated system is constant. ठीक है, तो जितना चार्ज अगर कहीं पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम आप लेते हो, तो जितना चार्ज कहीं पे अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो कहीं दूसरे जगह पर उतना ही चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो चार्ज कहीं पे लॉस नहीं होता है। हम लोग अभी एग्जांपल से देखेंगे जो डिफरेंट चार्जिंग मैकेनिज्म है उसमें चार्ज कहीं लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो चार्जेस इज ऑल, जैसे कि आप वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हैं, एनर्जी यूनिवर्स का एक आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी कंजर्व्ड होता है। ठीक है, वो एनर्जी दूसरे फॉर्म्स में बदलते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलता है, पोटेंशियल एनर्जी कभी केमिकल एनर्जी में बदल जाएगा, केमिकल एनर्जी कभी हीट में बदल जाएगा। तो हीट एनर्जी इन सबका कन्वर्जन चलता रहता है, बट टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। सिमिलरली टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, और फिर क्या पढ़ते हो, उसके बाद पढ़ते हो कि चार्ज इज इनवेरिएंट। आप लोगों को अभी पिछले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था कि मास इस तरीके से अगर बहुत ही स्पीड से चेंज हो रहा होगा दो फ्रेम में, ये एस फ्रेम हो जाता है और ये एस डैश फ्रेम हो जाता है। एस डैश फ्रेम बॉडी का होता है और एस फ्रेम ऑब्जर्वर का होता है। तो एस डैश फ्रेम में अगर मास एम नॉट है तो वो एस फ्रेम में, ये एस डैश फ्रेम में होता है और ये एस फ्रेम में होता है। तो एस फ्रेम अगर ऑब्जर्वर किसी एक बॉडी को v वेलोसिटी से मूव करता हुआ देखेगा, अगर एक बॉडी v वेलोसिटी से विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर क्या नोटिस करेगा, मास उसका इंक्रीज कर जाता है। लेकिन चार्ज इनवेरिएंट है, मास वेरिएबल है लेकिन चार्ज इनवेरिएंट है। ठीक है, चार्ज रिलेटिवली वेरी नहीं करता है, ये चीज भी हमें पता है। चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, चार्ज चाहे किसी भी फ्रेम में हो, चार्ज को अगर आप मूव करवाओगे विद अ वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, तो वो ऑब्जर्वर भी उतना ही चार्ज नोटिस करेगा जितना वो चार्ज के खुद के फ्रेम में उसकी वैल्यू होगी। चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, ये सब कुछ कुछ छोटे मोटे प्रॉपर्टीज थे चार्ज के। एंड ऑफ कोर्स ये वाला तो बेसिक आपको पता होगा, लाइक चार्जेस क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल ईच अदर। लड़का लड़का को पसंद नहीं करता, लड़का लड़की को पसंद करता है क्या, और लड़की लड़का को पसंद करता है। ठीक है, और ये अट्रैक्ट, सिंपल लॉज ऑफ फिजिक्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। इतना तो हो गया। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करा होगा, आप लोगों को चार्जिंग मैकेनिज्म्स डिस्कस करी होंगी। ठीक है, चार्जिंग मैकेनिज्म्स डिस्कस करी होंगी, डिफरेंट चार्ज करने के तरीके किए हैं ना। चार्जिंग मैकेनिज्म क्या क्या तरीके हैं बताओ जरा। पहला वाला तरीका इंडक्शन भी था। पहला इंडक्शन होता है। नहीं तो पहला नहीं, पहला क्या, पहला बाय रबिंग है ना, बाय फ्रिक्शन। कंडक्शन। अरे पहला बाय रबिंग होगा ना, बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। फिर दूसरा बताया होगा बाय कंडक्शन। मेथड ऑफ चार्ज। फिर तीसरा बताया होगा इंडक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मो आयोनिक एमिशन, बाय रबिंग। यार वो तो मैंने भी बता दिया ना तेरे को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, वो तो इलेक्ट्रॉन चार्जेस निकालने के तरीके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि एक मेटल में आपने लाइट इंसिडेंट करा है और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। और थर्मो वाला भी मैंने बताया, थर्मो आयनिक एमिशन, कि आप इसमें मेटल में यहाँ पे जैसे आपने लाइट इंसिडेंट करा, एक फोटोन को इंसिडेंट करा, यहाँ पे आप हीट प्रोवाइड करोगे। आप यहाँ पे हीट प्रोवाइड करोगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा। और तीसरा क्या था, तीसरा होगा रबिंग। तीसरा
हाँ, रबिंग। रबिंग से, ओके, रबिंग वाला सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या था कि जैसे कि आप, ये सिंपल एग्जांपल है, देखो रबिंग से, कोम्ब है, कोम्ब किससे बना हुआ है? ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है? इंसुलेटर है, प्लास्टिक तो इंसुलेटर है ना। और इसको आप हेयर के साथ रब करते हो, तो फिर वो क्या करता है? पेपर पीसेस अट्रैक्ट कर रहा होता है ना, पेपर पीसेस को ये कोम्ब अट्रैक्ट करेगा, है ना। यस सर। वही ये इंडक्शन। और यहाँ पे जब कोम्ब को आप हेयर के साथ रब करते हो, जैसे कि एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को आप सिल्क के साथ रब करो, देख लेते हैं हम लोग। ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करो। और एक इबोनाइट भी होता है, इबोनाइट को आप वुल के साथ रब करो, ठीक है। इबोनाइट को आप वुल के साथ रब करो। तो रबिंग से क्या होता है, बताया होगा आप लोगों को, रबिंग से एक दूसरे में चार्जेस ट्रांसफर हो जाती हैं। रबिंग जब करते हो, इन दोनों को जब रब करोगे, रबिंग कॉजेस ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस किसके बीच में? सिल्क से ग्लास के बीच में, और ग्लास से सिल्क के बीच में, किन्हीं के बीच में। जहां पे अगर एक बॉडी है, लेट्स से अगर एक बॉडी है, यहाँ पे ये ग्लास है मानो, और यहाँ पे क्लॉथ पीस है सिल्क का, ठीक है। तो अब इससे आपने रब करा, तो मान लो अगर ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स सिल्क में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ग्लास से इलेक्ट्रॉन सिल्क में ट्रांसफर करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन सिल्क क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इबोनाइट लेते हो, तो इबोनाइट को वुल से रब करते हो, तो ये देखा गया होगा कि ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वुल से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं इबोनाइट पे, ठीक है। और वुल से इलेक्ट्रॉन्स इबोनाइट पे ट्रांसफर हुए हैं, और इसीलिए वुल पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इबोनाइट नेगेटिवली चार्ज हो गया। सिंपल। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो आप जब भी हाँ, वुल से ही इलेक्ट्रॉन निकला, उसके पीछे कोई कारण है क्या? कारण तो यार, मतलब अब तुम रब जब कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें जब कांटेक्ट आ जाता है, तो क्योंकि फ्रिक्शन के वजह से हीट लॉस होता है, ठीक है। तो वो हीट लॉस होने की वजह से उनके बीच में ट्रांसफर, कुछ मतलब वर्क तो करना पड़ेगा ना, वर्क। आप तो वर्क कर रहे हो उस पर रबिंग की वजह से, तो फ्रिक्शन के वजह से फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, तो इसके वजह से दोनों में कुछ ना कुछ काम ऐसा होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का चार्जेस का एक्सचेंज होता है, टू बी प्रिसाइज, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ओके, ये तो हो गया रबिंग का। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर, ये क्वेश्चन आ जाता है इस पे, चार्ज ट्रांसफर accompanies मास ट्रांसफर ऑल्सो, ठीक है। मतलब जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब है मास भी ट्रांसफर हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब मास भी ट्रांसफर हो रहा है। इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला वाला। दूसरा वाला जब हम देखेंगे कि कंडक्शन से कंडक्शन में क्या हो जाएगा कि ये कंडक्शन वाला है। कंडक्शन में आपका एक बॉडी है, लेट्स से ये मेटल स्फीयर है, और आपने इसके पास एक यहीं से जो
पहले आपने रब किया एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ, तो अब ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। अब उस ग्लास रॉड को आपने क्या करा, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को अपने इस मेटल स्फीयर के पास लेकर आ गए। तो जब आप इस मेटल स्फीयर के साथ टच करेंगे ना इसको, जब इसको आप टच करेंगे तो ये मेटल स्फीयर क्या है, मेटल स्फीयर में ये पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये मेटल स्फीयर क्या करेगा, ये मेटल स्फीयर है, ठीक है। तो अब ये मेटल स्फीयर क्या करेगा, दिस मेटल स्फीयर, यहाँ पे हो क्या रहा है कि मेटल स्फीयर ट्रांसफर्स, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रांसफर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू ग्लास रॉड, ठीक है। तो ग्लास रॉड का चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, ग्लास रॉड का चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा और मेटल स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर ये बात, ये कंडक्शन का है, कंडक्शन करोगे तो ये सिचुएशन है, ठीक है। और इसमें याद ये रखना होता है कि बिकॉज टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इस मेटल पहले पहले ये मेटल स्फीयर अनचार्ज था, लेकिन बाद में ये मेटल स्फीयर चार्ज्ड हो जा रहा है। तो क्योंकि मेटल स्फीयर में चार्ज बढ़ रहा है, तो इसीलिए ग्लास रॉड पे चार्ज घटना चाहिए, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। उसके बाद इंडक्शन वाला एग्जांपल देखते हैं जल्दी जल्दी से, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। थर्ड इज योर इंडक्शन। इंडक्शन वाला, इंडक्शन ये होता है कि मान लो अब ये ग्लास रॉड, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड मैं लेकर आता हूं एक इंसुलेटर के पास, ठीक है। ये जैसे कि अभी पेपर हो गया मान लो, ठीक है, आपने कोम्ब को रब करा, अपने कोम्ब को सर के सर से रब करा और एक पेपर के पास लेकर आ गए। तो पेपर तो इंसुलेटर है, पेपर वैसे तो पास नहीं होना चाहिए करंट, लेकिन होता क्या है इंडक्शन में, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। देखो होता क्या है, जब आप लेकर आओगे नियर, ये टच नहीं करा जा रहा है यहाँ पे, ये बस पास में लाके रखा जा रहा है। तो पास में जब लाके रखोगे तो इसकी जो, इसमें जो एटम्स हैं वो इस तरीके से ओरिएंट कर जाएंगे, इस तरीके से ओरिएंट कर जाएंगे कि जो नेगेटिव चार्जेस है वो इसके पास आ जाएंगे, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इससे दूर चले जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे उसके पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे और इसके नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे, ऐसा हो जाएगा सिचुएशन, ठीक है। ऐसा हो जाएगा सिचुएशन जब इसके पास में लेकर आओगे। तो इस सरफेस में देखो, ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में आपको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा और ये वाले एरिया में आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। तो आपको ऊपर ऊपर क्या दिखेगा, इस पेपर के ऊपर ऊपर आपको पेपर के दिखेगा कि यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज आ गया है और यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। तो आप जब ग्लास रॉड, ऐसा ग्लास रॉड, ठीक है, चार्ज्ड ग्लास रॉड आप अगर लेकर आते हो ऐसे पेपर की तरफ, विच इज एन इंसुलेटर, विच इज एन इंसुलेटर, ठीक है, तब आपको ऐसा सिचुएशन मिल जाता है पेपर में। नाउ पेपर इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन, ठीक है। अब इसमें इंडक्शन में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ, नो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं हुआ चार्जेस का। तो अगर आप यहाँ पे चार्ज्ड ग्लास रॉड अगर आप हटा दोगे, चार्ज्ड ग्लास रॉड आप रिमूव कर दोगे, तो क्या होगा, जो पेपर है वो पेपर है अगेन अनचार्ज्ड हो जाएगा, पेपर है वो अगेन अनचार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने ग्लास चार्ज हटा दिया तो पेपर अगेन अनचार्ज्ड हो जाएगा। लेकिन आपका मान लो अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको अब पेपर को चार्ज करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करो, इसको आप इसको पेपर को ना, पेपर वाला चीज को आप अपने
अर्थिंग कर दो। ठीक है, ये क्या करा आपने यहाँ पे, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग से क्या हो रहा है देखो, अर्थिंग से होएगा कि जब आप यहाँ पे रॉड लेकर आओगे तो यहाँ पे इसका नेगेटिव और यहाँ पे इसका पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब जब आपने अर्थिंग को चालू करा, मान लो यहाँ पे ये अर्थिंग हो रखा था, एक सेकेंड, ये अर्थिंग था, यहाँ पे स्विच लगा हुआ था। ठीक है, ये स्विच है। तो आपने इतना सिचुएशन, जब पहले आपने रॉड लेकर आया, अर्थिंग स्विच ऑन था, ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर आपने क्या करा, अब जब ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए, रॉड अभी भी यहीं पे ही रखा हुआ है। ठीक है, रॉड अभी भी यहीं पे रखा हुआ है। तब आपने, ये चार्जेस ऐसे हैं, चार्जेस ऐसे हैं, तब आपने क्या करा कि ये अर्थिंग क्लोज कर दिया। नाउ इट इज अर्थिंग ओपन, नाउ अर्थिंग क्लोज। तो जब आप अर्थिंग क्लोज करोगे तो क्या होगा, अर्थ से, अर्थ क्योंकि चार्ज का अबंडेंस है, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तब क्या होगा कि ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा पूरा। ठीक है, जहां पे ये इस साइड में पॉजिटिव था वो भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अर्थिंग कर रखे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब क्या होगा सिचुएशन, मान लो अब आपने रॉड और अब आपने बोथ रॉड एंड अर्थिंग रिमूव कर दो। अब आप इस चीज को रिमूव करो तो क्या होगा, आपको जो पेपर मिलेगा वो पूरा नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज मिल गया। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरीके का, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होगा। क्लियर है ये बात, इतना तो करा होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसमें कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, ये चीज याद रखनी, इसमें कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। और फिर आप अर्थिंग के मैकेनिज्म से आप बॉडी को, एक इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, इसमें और एक चीज याद, हाँ सर, अर्थिंग करने पे तो वो तो पूरे पूरे पेपर में ना इलेक्ट्रॉन चला, माने कि एक नेगेटिव चार्ज चला जाए, तो एक साइड में जरूरी थोड़ी है, वो तो कहीं भी जा सकता है ना। हाँ तो गया ना भाई, तो वो तेरे को देख, इधर पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम, हमारा बस फोकस है वो चार्ज। अब यहाँ से जब अर्थ से जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ सकता है, बट हाँ। इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन में मुझे थोड़ी ना फर्क पता है यहाँ पे नहीं। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है और अर्थ से कौन सा इलेक्ट्रॉन। एक बार बॉडी में अंदर आ जाने के बाद मैं थोड़ी ना दो इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स तो आइडेंटिकल है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तो मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता हूँ। मुझे एंड रिजल्ट क्या दिखेगा कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आया, जो ये इस साइड पे जो पॉजिटिव था पहले, वो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के बाद वहां पे अब इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करने लगे हैं, जो कि अर्थ से आया हुआ था। ठीक है, वो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ सकता है, वही वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब इस बॉडी में वो इलेक्ट्रॉन्स किसी तरीके से भी रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट मुद्दा ये है कि पहले जो बॉडी अनचार्ज था, पहले जो बॉडी यहाँ पे अनचार्ज था, कहाँ पे, ऊपर, हाँ, पहले यहाँ पे जो बॉडी अनचार्ज था इंसुलेटर, उसको हम बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन क्या कर रहे हैं, मेथड ऑफ इंडक्शन प्लस अर्थिंग के बाद हम लोग उसे चार्ज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये है एक्सप्लेनेशन इस चीज का। बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन हम लोग उस चीज को चार्ज कर दे रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या थी कि इसमें क्या बताना था, हाँ, इसमें और एक चीज ये याद रखने वाली है कि रिपल्शन is the श्योर टेस्ट। true test of charges और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्योंकि मानो देखो, अब अगर आपने कोम अपने कंघी को आपने चार्ज करा बाल से रगड़ के और पेपर के पास लेकर आ गए, ठीक है, ये पेपर के पास लेकर आ गए, तो आपने देखा कि ये अट्रैक्ट कर लेता है पेपर को, देखा नहीं, ये अट्रैक्ट कर लेता है पेपर को, कोम क्या अट्रैक्ट कर लेता है पेपर को, बट तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये कोई मेटल पीस तो है नहीं। ठीक है, कोई मेटल पीस तो है नहीं, ये कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये बाय इंडक्शन अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों, बाय इंडक्शन इसने चार्ज कर दिया तो ये अट्रैक्ट कर ले रहा है। जब आप
कूम्ब को पास लेकर आए पेपर के, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एंड ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसीलिए पेपर कूम्ब को अट्रैक्ट कर लिया। तो अट्रैक्शन इज नेवर अ टेस्ट फॉर चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर वो रिपल कर रहा है, अगर वो रिपेल कर रहा है, तब मतलब इस बॉडी पे पहले से ही चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, इस बॉडी पे पेपर पे पहले से ही चार्ज प्रेजेंट होगा। अट्रैक्शन तो पेपर पे पहले से चार्ज ना भी प्रेजेंट होने पे बॉडी क्या है, एक चार्ज बॉडी पेपर में चार्जेस इंड्यूस करवा के उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। बट अगर वो पेपर में पहले से ही चार्ज होता तो वो ऐसा चांसेस होते कि रिपेल भी करता। तो रिपल्शन इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, नॉट अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब एक क्वेश्चन करते हैं इन पे। क्वेश्चन देखो, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता था। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन होगा कि ओके, क्वेश्चन है कि 3 बॉडीज हैं, ए, बी और सी, ठीक है। मैंने पहले क्या किया, ए और बी को पास में लाके देखा, ठीक है। ए और बी को पास में लाके देखा तो मुझे क्या मिला, रिपल्शन मिला, ठीक है। फिर हमने ओके, फिर क्या किया, बी और सी को पास में लाके रखा तो मुझे अट्रैक्शन मिला। अब मुझे ये बताना है, सी और ए को पास में लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। एक मिनट। क्या मिलेगा और क्यों मिलेगा? सर अट्रैक्शन होना चाहिए। क्यों होगा? अट्रैक्शन होगा तो क्यों होगा, बताओ क्यों, सर वाई? ए और अपोजिट चार्ज है। ए हाँ? और बी को हम लोग पॉजिटिव मान लिए हैं, हाँ तो अरे फिर पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो ना, अगर रिपल्शन हो रहा है तो क्या बोलोगे, ए और बी में लाइक चार्जेस अपोजिट हैं, चार्जेस हैं। हाँ लाइक चार्जेस है। लाइक लाइक है, चार्जेस लाइक। और बी अगर और अट्रैक्शन हो रहा है तो अनलाइक चार्जेस है, यस ठीक है। तो इसका मतलब बी और सी में ऑपोजिट चार्जेस हैं, ए और बी में सेम चार्जेस हैं, ठीक है। तो ए और सी में भी तो ऑपोजिट ही होगा, है ना। यस सर। ए और सी में भी अनलाइक ही हुआ, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ करते हैं। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने ए को रब करा बी के साथ, ठीक है, ए को रब करा बी के साथ विथ बी, तब मुझे क्या देखने को मिला कि ए मेरा पॉजिटिव हो गया और बी मेरा नेगेटिव हो गया, क्लियर। फिर मैंने क्या करा कि और एक बॉडी लिया, सी और एक बॉडी है, ठीक है, और मैंने जब ए को रब करा विथ सी तो मैंने क्या देखा, ए मेरा अब नेगेटिव हो गया और सी मेरा अब पॉजिटिव हो गया। तो मुझे ये बताना है, बी और सी को रब करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, दोनों के ऊपर चार्ज बताना है क्या होगा। ए बी पॉजिटिव नेगेटिव ए टी, ए के पास पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेस बी डेफिसिट ए रब विद सी। सुधांशु बताना जरा क्या होगा। Yes, sir. ए एक्सेस ए नेगेटिव डेफिसिट देखो थोड़ा सा इसमें एक लॉजिक लगाना है,
इसमें इसमें अमृत माइक ऑफ कर ले यार। देखो इसमें लॉजिक क्या लगाना है कि अगर यहाँ पे रब जब कर रहे हैं तो रबिंग में मैंने ये बताया था कि चार्ज ट्रांसफर होगा, है ना। इंडक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, कंडक्शन में चार्ज ट्रांसफर होता है और रबिंग में चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होगा, तो इसमें याद रखना है चार्ज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ पे होगा और क्यों होगा, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफर हमेशा, अगर ऑफ कोर्स प्रोटॉन्स इज इन न्यूक्लियस, ये पता है हम लोगों को। तो इनका ट्रांसफर नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर ट्रांसफर ऑफ द चार्जेस की बात हो रही है, सो फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्जेस body with abundance of electrons will donate charges, ठीक है, upon सर बी नेगेटिव सी पॉजिटिव। rubbing। देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। अपॉन रबिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, सो फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्जेस बॉडी विथ अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डोनेट करेगा चार्जेस अपॉन रबिंग, ठीक है। तो मतलब पहले वाले केस में बी के पास अबंडेंस ऑफ सॉरी ए के पास अबंडेंस ऑफ चार्जेस है, ठीक है। ए के पास अबंडेंस ऑफ चार्जेस है क्योंकि ये बी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब जाके बी मेरा नेगेटिव हो गया है और ए मेरा पॉजिटिव हो गया है। तो सिमिलरली कंपेयर्ड टू बी ए इज मेरा हैज more abundance of electrons. Similarly, compared to A, C has more number of electrons. ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रही है क्या बोलूंगा? क्योंकि A मेरा पॉजिटिव है, जब मैं B के साथ रब कर रहा हूं तो A के मेरे पास abundance of electrons है compared to B, और जब मैं A और C को रब कर रहा हूं तो मुझे C पॉजिटिव मिल रहा है और A नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि C has more abundance of electrons compared to A, ठीक है। A has more abundance of electrons compared to B, C has more abundance of electrons compared to A, so indirectly C has more abundance of electrons compared to B, ठीक है। If C has more abundance of electrons compared to B, तो C will donate electrons to B, तो B मेरा नेगेटिव हो जाएगा और A मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? नहीं सर, Yes, लास्ट sir. में सर नहीं समझ में आया। देखो थोड़ा बेटर बता देते हैं। तो जो एबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये तो बात यहाँ पे जो मैंने लिखा ये तो समझ में आ गया ना, कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज क्यों हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव चार्ज हो रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है अपने पास, और अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है तो वो उसका मतलब ये है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई बॉडी की टेंडेंसी कब होगी डोनेट करने की, जब उसके पास अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब कोई धनी आदमी ही तो पैसा देगा ना किसी गरीब को, गरीब थोड़ी ना किसी को पैसा दे देगा। तो अगर ए के पास पहले से ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तब वो जाके बी को इलेक्ट्रॉन देगा, और अब बी इलेक्ट्रॉन लेगा तब वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को अब यहाँ पे समझो। यहाँ पे पहले वाले केस में, ए वाले केस में ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ए डोनेट्स टू बी, if A donates to B, then A has more
इलेक्ट्रॉन्स देन बी, ठीक है। और फिर बी के केस में सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि ए सी इज डोनेटिंग टू ए इन द सेकेंड केस टू ए, तो इसका मतलब क्या है, सी हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन ए, ठीक है। तो आप सी केस में क्या बोलोगे, क्योंकि ए के पास बी से ज्यादा है, सी के पास ए से भी ज्यादा है, तो अगर सी और बी को आप इंटरैक्ट करवाओगे तो फिर सी बी को देगा। अगर सी बी को देगा, सी डोनेट्स टू बी, तो सी क्या हो जाएगा, सी आपका पॉजिटिव हो जाएगा और बी आपका नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल, समझ में आया अभी? यस सर, आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास फिर से ए है, बी है और सी है, ठीक है। मैंने ए और बी को +3 मिलीकूलम्ब चार्ज दिया हुआ है, बी को +3 मिलीकूलम्ब चार्ज दिया हुआ है, सी को -6 मिलीकूलम्ब चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले ए और बी को सटाया मैंने, ठीक है, ए और बी को टच किया और ए और सी को टच किया, सॉरी, मान लो कि ये तो 0 हो जाएगा ना अगर ए और बी को टच किया, तो ए और सी को टच किया मैंने, ठीक है। फिर मैंने इसे अलग अलग कर दिया टच करने के बाद, ठीक है। फिर मैंने दूसरे बार क्या किया कि बी और सी को अब टच किया, अब ठीक है। इसके बाद आफ्टर दिस, ये एक मतलब सक्सेसिव स्टेप्स है, ठीक है। तो आफ्टर दिस बी और सी को टच करवाया और फिर मैंने बी और सी को अलग कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे तुमको ये बताना है, पहले तो आपको आंसर करना है कि फाइनल चार्ज ऑन ए बी और सी बताओ, ठीक है। अगर ये बता दिए तो तुम ये बताओगे कि ए बी को के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन, और बी और सी के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन, और सी और ए के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। ये सबका आंसर करो जल्दी से, चलो बताओ। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन समझ गए ना? क्लास में कितने, आदित्य गौतम? यस सर। हाँ, बताएंगे आप? लेट्स डिस्कस क्या हो रहा है यहाँ पे। जब हम ए और सी को टच करेंगे तो क्या होगा बताओ। पहले जब हम लोग ए और सी को टच करेंगे इस केस में तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? टच करने पे क्या होता है, रबिंग, फ्रिक्शन और कंडक्शन और इंडक्शन, क्या होगा, कंडक्शन होगा ना, समझ में आ रहा है? टच करने पे कंडक्शन, टच करने से फ्रिक्शन ना सर? अरे रब करने से फ्रिक्शन होगा अच्छा, ना, हाँ, टच सॉरी सर। अब मैं अगर तेरे को छुआ तो तेरे को कंडक्शन होगा ना, मेरे में जो चार्ज होगा, मेरे में जो फीलिंग्स होगी तेरे में जाएगी। बट अगर मैं ऐसे तेरे रब करूंगा तब जाके तो गर्मी होगी ना, बट टच करने पे थोड़ी कुछ होगा, समझ रहे ना? तो टच करने पे कंडक्शन होगा, ठीक है। टच करने पे कंडक्शन होने पर तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, इस पे ए पे +3 मिलीकूलम चार्ज है और सी पे -6 मिलीकूलम। तो जब ये सेपरेट कर देंगे तो होगा क्या कि टोटल चार्ज कितना हो गया, ए प्लस सी पे कितना हो गया टोटल चार्ज, -3 मिलीकूलम, ठीक है। और ये टोटल चार्ज जब -3 मिलीकूलम है तो दोनों बॉडीज में क्या करेंगे, ये इक्वली डिवाइड कर लेंगे। सबको समझ में आया ये चीज? कैसे इक्वली डिवाइड करेंगे सर?
कैसे इक्वली डिवाइड करेंगे, ये जब पोटेंशियल खत्म होगा ना तब मैं बताऊंगा क्यों हो रहा है, ठीक है, बट अभी ये समझ लो। तो इक्वली डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3/2 मिलीकूलम और यहाँ पे 3/2 मिलीकूलम आ जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. 3/2 मिलीकूलम 3/2 मिलीकूलम। अब हमने क्या करा, बी और सी को जोड़ा, तो मेरे पास बी के पास कितना चार्ज है, +3 मिलीकूलम, और सी के पास कितना चार्ज है, -3/2 मिलीकूलम। तो टोटल चार्ज अब कितना है बी और सी के पास, बताओ? +3/2 coulomb. Plus माइनस 1.5. माइनस और प्लस, Plus, sir. Sir, plus प्लस, 1.5. ठीक है। तो अब फिर से हम जब सेपरेट करेंगे तो कितना कितना चार्ज आएगा, इसके पास +3/4 मिलीकूलम और इसके पास +3/4 मिलीकूलम, ठीक है, इतना क्लियर? तो मुझे सबके ऊपर चार्ज पता चल गया, ए के पास कितना चार्ज है, -3/2 मिलीकूलम, एंड बी के पास कितना चार्ज है, +3/4 मिलीकूलम, और सी के पास कितना चार्ज है, +3/4 मिलीकूलम। तो ए और बी क्या करेंगे, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, बी और सी क्या करेंगे, अट्रैक्शन, अरे बी और सी भाई, Repulsion. हाँ रिपल्शन ना, और ए और सी अट्रैक्शन, Attraction. ठीक है, ठीक है ना? Yes, sir. क्वेश्चन सिंपल है यार, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ ये क्वेश्चंस ताकि कॉन्सेप्ट्स बता सर सकूं। बी और सी में तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो रिपल्सन ना करेगा। हाँ तो रिपल्शन ही तो बताया भाई, तू अट्रैक्शन बता रहा था, मैं रिपल्शन बता रहा था यार। ओ सॉरी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का। तो अब क्या करेंगे हम लोग, मानो कि एक ये इंसुलेटेड स्टैंड है, ठीक है, क्या है ये, इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है, मतलब अर्थिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंसुलेटेड स्टैंड का मतलब है, यहाँ पे एक नॉट से मैंने एक बॉल को लटकाया है, ए बॉल है, और एक थोड़ा सा बेटर बनाते हैं डायग्राम, ठीक है, ये सेटअप है, सेटअप में क्या क्या है, और ये ए है ये बी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक रॉड लेकर आया हूँ, ठीक है, ये रॉड क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, एंड ये दोनों अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर्स हैं, अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर्स हैं, ठीक है। तो अब ओके, दोनों के बीच में एक कांटेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कांटेक्ट है, जानबूझ के कांटेक्ट रखा हुआ है। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि रॉड रिमूव करने पे व्हाट हैपेंस मतलब आप लोग को चार्ज बताना है स्फीयर्स पे क्या होगा, उससे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जब रॉड को रखा हुआ है तो क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ये बताना है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है ऑन बोथ स्फीयर्स क्या होंगे जब स्फीयर्स सेम है एंड जब स्फीयर्स डिफरेंट है, मतलब
रेडियस की बात हो रही है, ठीक है। फिर आपको ये बताना है कि जब हम लोग स्फीयर्स को सेपरेट कर दे रहे हैं, स्फीयर्स separated and then rod is removed, तब क्या होगा? ठीक है, 3 क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन बताओ भैया, सिचुएशन पहले बताओ, क्या समझ रहे हो आप लोग को? क्या लग रहा है क्या होगा यहाँ पे? ये वाला किसका एग्जांपल है? ये वाला तीसरे वाले प्रोसेस का एग्जांपल है, तीसरा और दूसरा प्रोसेस का। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा पहला, क्या होगा यहाँ पे? इंडक्शन होगा। इंडक्शन। और इंडक्शन कैसे? रॉड और स्फीयर के बीच में इंडक्शन होगा, और फिर फिर कंडक्शन होगा। कंडक्शन किनके बीच में? स्फीयर और स्फीयर के बीच में, इन दोनों के बीच में कंडक्शन होगा, ठीक है। तो अब देखो कैसा होगा, थोड़ा बहुत इलाबोरेट करते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये हो गया यहाँ पे, ये और एक अब तो यार गलत बन रहा है। ठीक है, ये वाला सिस्टम है, समझ लो। तो अब जब मैं यहाँ पे वो रॉड लेकर आऊंगा ऐसे, तो क्या होगा देखो। मैंने अभी क्या बताया था कि यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, है या नहीं है? ठीक है, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव, अगर सिंगल होता तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलता, फिर यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलता, फिर यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलता। क्या हो रहा है यहाँ पे? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्यों हो रहे हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस? ड्यू टू इंडक्शन। बढ़िया, ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो जाएंगे। अब ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, तो इसको तो आप भूल जाओ, लेकिन जो दोनों का कंपोजिट पिक्चर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, कि इस साइड पे आपको पॉजिटिव कि इस साइड पे आपको पॉजिटिव मिल जाएगा और इस साइड, सॉरी, नेगेटिव मिल जाएगा, और इस साइड पे पॉजिटिव मिल जाएगा। समझ गए ना आप? ये आपका इंडक्शन वाला काम है, ओवरऑल पिक्चर है, ठीक है। फिर देखो, अब आपको पहला वाला क्या करना है, रॉड इज रिमूव्ड। पहले में क्या कर रहे हो, आप सिर्फ रॉड को रिमूव कर दे रहे हो उसके बाद। तो जब आप रॉड को रिमूव कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। हाँ, अनचार्ज हो जाएगा, अनचार्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा? दूसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं, पूछा जा रहा है कि स्फीयर अगर सेम साइज का है तो इंड्यूस चार्ज का क्या सीन है, और डिफरेंट साइज का है तो फिर इंड्यूस चार्ज का क्या सीन है। तो शेप पे डिपेंड करता है क्या कि कितना चार्ज आएगा? नो सर, नो। तो सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है, सेम इन बोथ द केसेस। फिर तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट कह रहा है कि हमने दोनों को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। दोनों स्फीयर को जब अलग अलग कर दिया और फिर हम रॉड हटा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों स्फीयर को जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? अनचार्ज। ये वाला पार्ट तो नहीं, अनचार्ज नहीं, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। एंड नेट पिक्चर देखो, ये वाला पार्ट आपको नेगेटिवली चार्ज मिलेगा और ये वाला पार्ट आपको पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा, ठीक है। पहले तो रोड जब रखा हुआ है, हाँ तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है ना सर पहले ही? हाँ सर, तो फिर अलग कर दिए। देखो
क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले, अब जब इस सिनेरियो में ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मैंने आपको बताया, हाँ ठीक है, और ये बीच वाला मामला तो आप भूल जाओ, क्योंकि बीच वाला तो कैंसिल कर जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। आपको नेट स्फीयर पे इस डायरेक्शन पे, जो पॉजिटिव वाले साइड के डायरेक्शन पे नेगेटिव चार्जेस आएगा, एंड उसके वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दूसरे वाले स्फीयर में आपको बाहर के साइड पे पॉजिटिव चार्जेस आएगा, ठीक है। तो अब जब आप रॉड को रखते हुए आप दोनों स्फीयर को अलग अलग करोगे, तो इस स्फीयर पे देखो क्या आ रहा है आपको, इस स्फीयर पे नेगेटिवली चार्ज है ना सिर्फ, और इस स्फीयर पे आपको पॉजिटिवली चार्ज है सिर्फ। तो जब आप सेपरेट करोगे तो इसका जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे ही सिर्फ, वो रिडिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा हर जगह पर, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था सिर्फ, वो रिडिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा यहाँ पे हर जगह पर, अभी ठीक है। उसके बगल में रॉड नहीं रखा हुआ है। और हाँ, अभी तो रखा हुआ है, बट क्या रहा है, अब हम यहाँ से रॉड हटा दे रहे हैं, अब रॉड इज रिमूव। तो अब जब रॉड हम हटाएंगे तो इस स्फीयर में आपको पूरा नेगेटिवली चार्ज, एंड इस स्फीयर में आपको पूरा पॉजिटिवली चार्ज मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो गया, कि आपको चार्ज्ड बॉडी डेवलप करने का बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है। जैसे अर्थिंग से करते हैं ना, वैसे ही बाय मेथड ऑफ इंडक्शन से चार्ज इन बॉडी डेवलप करने का ये भी एक तरीका है। क्लियर है इतना? क्लियर है ना इतना? हाँ सर। ओके, ये आखिरी क्वेश्चन था आज का। ऐसे क्वेश्चंस हम और भी करेंगे बाद में, बट अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ना क्या, कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपका एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज Q2, और अगर दोनों r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो आप पे फोर्स कितना लगेगा, 1/4πε0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। और अगर आप वेक्टोरियली लिखना चाहें, तो वेक्टोरियली अगर आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर ये एक R1 डिस्टेंस पे Q1 है और ये R2 डिस्टेंस पे Q2 है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस R1 2 हो जाएगा, ठीक है। यही वाला सीन है ना। और ये y एक्सिस और x एक्सिस, तो f का वेक्टोरियल फॉर्म, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, तो 4ε0 Q1 Q2 बाई R12 का होल क्यूब और R12 का यूनिट वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से लिखते हो ना। एंड R12 क्या हो जाएगा, इज R12 R1 माइनस R2 का मॉड, ठीक है। यही सीन है। एंड उसके बाद आप क्या कहते हो कि दिस फोर्स इज, अगर इज attractive for product of the charges less than 0, and repulsive when product of the charges is greater than 0, ठीक है। और फिर क्या कहते हो कि ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर भी होल्ड करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर भी बनाता है। और क्योंकि ये 1/r² की तरह वेरी होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो ये एक सेंट्रल फोर्स है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज कंजर्व्ड, ठीक है। ये सब आप बोलते हो। और क्या बोलते हो कि ठीक है इतना, हाँ। और अगर ऐसा सीन है, तो Q1
Q2 अगर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है, तो अगर Q1 इस पे इस डायरेक्शन पे F12 फोर्स लगा रहा है, तो Q2 भी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे F21 लगा रहा होगा। तो F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू F21 का मैग्नीट्यूड, बट वेक्टोरियली दिस इज ऑपोजिट। यही आप कहते हो, है ना? तभी जाके एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब बनता है। ये सब पढ़ा है ना आप लोगों ने? एक्शन रिएक्शन ये सब जो कि मैं नहीं पढ़ा है, ये सब तो बेसिक सी चीज है ना, बेसिक सी चीज है। एंड फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा होता है? फोर्स का डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज along the line joining, अरे वो पन्ने पलटना छोड़ दे, अभी यहाँ पे देख ले, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। मैं ये वाला शीट तो आप लोग से के साथ शेयर कर ही दूंगा ना कैसे भी, और ये वीडियो रिकॉर्ड ही हो रहा है, तो आप लोग कभी भी बाद में देख सकते हैं, ठीक है? इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू फोर्सेस, इसीलिए ये जो लाइन इसको ज्वाइन कर रहा है, ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो अगर इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसको रिपल करेगा एंड ये वाला पॉजिटिव इसको रिपल करेगा। अगर दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो एक दूसरे को ये लोग अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? और अगर नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ठीक है? इसका मतलब ये दोनों है और इसका मतलब ये, ठीक है? तो कुछ ये सब सिंपल सिस्टम्स थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे जाते हैं। 1/4, अच्छा हाँ, और एक चीज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻⁹, है ना? न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है? इसकी ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स इन एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब कुछ नहीं है, ये इंसुलेटर है, ठीक है? डाइलेक्ट्रिक का मतलब कुछ नहीं होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है? तो मान लो अगर ये दो चार्ज है, हम लोग वैक्यूम में रखे हुए हैं, Q1 और Q2। कहाँ पर है? ये वैक्यूम में है। ये अगर वैक्यूम में है और ये दोनों r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, यार पन्ने मत पलट, अभी यहाँ पे देख ले, मैं बहुत तेज बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², ठीक है? अभी इसी चीज को मैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये फोर्स जो है दोनों के बीच में, ये फोर्स जो है दोनों के बीच में डिक्रीज कर जाएगी। अभी भी सेम सेपरेशन है, बट ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अभी है। क्या है ये? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होता है? जो कि बोलेंगे हम लोग, दिस इज ER से भी बोलते हैं, विच इज रिलेटिव परमिटिविटी। ये ध्यान से सुन लो, ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, which is this is also equal to E epsilon by epsilon naught, which is permittivity in the
मीडियम सबको दिख रहा है ना, डिवाइडेड बाय, हेलो, Yes, sir. हेलो सुधांशु, Hmm. बोला मेरे मन को गड़बड़ है। होश चंदन कुमार है। कौन बना दिया? सर तो चले गए। कहाँ चले? कुछ बोले क्या? नहीं बोले आ तो रहे नहीं। हैं, नाश्ता थोड़ा नाश्ता। चाय पानी पी के ना। हाँ, चलो चंदन स्क्रीन शेयर करो। बस 5 को ये बच्चा है रे। कौन करता ही कौन है? रजनीकांत सर अभी खूब मस्ती मारते हैं। तुमको कैसे लॉकडाउन मालूम? में? अरे लॉकडाउन में क्या मस्ती मारी? अरे आराम है ना। आराम और देखा मस्ती मेरा में अंतर चंदन। होता है दोस्त। आराम हर समय मस्ती नहीं होता है। हम लोग जो कभी क्या बोलते हैं, मस्ती तो नहीं है। रजनीकांत सर को मजा आता है। सर आ गए। हम्म? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यहाँ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है, तो हम लोग वापस से जाते हैं। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या रोल है, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ मटेरियल। हेलो, स्क्रीन नहीं आ रहा यस है। सर। क्या नहीं आ रहा है? स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन रहा है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब आ गया? नो सर, अब आ गया ना? अब आया। हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल कांस्टेंट होता है जिसको k से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस k से जो भी वैल्यू होती है वो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू के बराबर होती है। एंड रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होता है? इस रेशियो के बराबर होता है। क्या रेशियो है ये? रेशियो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस से। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है? वैक्यूम होता है, ठीक है। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम होता है। तो ये चीज बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हो जाता है। तो आप क्या करते हो जब आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे होगे दोनों चार्ज के बीच में, इन दोनों चार्ज के बीच में जो कि r डिस्टेंस से सेपरेटेड है बट एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो आप फोर्स निकालोगे वो डिक्रीज कर जाएगा। कैसे? ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे आप एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई ई आर करोगे, 4 पाई लिखोगे, और जो भी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कर दोगे। तो क्योंकि यहाँ पे ई आर, आपका ई आर जो है वो के है, तो क्या कहते हैं कि जो ओरिजिनल फोर्स है जो वैक्यूम में है, जो वैक्यूम में है उसको के से डिवाइड कर देंगे, तो फिर आपका ये किस में है? ये इन डाइलेक्ट्रिक में। इन डाइलेक्ट्रिक का जो फोर्स है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर उन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में अगर आप फोर्स निकालेंगे, उन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में जब आप फोर्स निकालोगे तो वो फोर्स कितना आएगा? वो वैक्यूम में जितना उन चार्जेस के बीच में फोर्स आ रहा है उसको उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जब आप डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो आपको दे देगा डाइलेक्ट्रिक में जितना फोर्स होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, इतना क्लियर है ना?
इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो फिजिक्स क्या है इसके अंदर। ठीक है, फिजिक्स है, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस decreases, force between two charges decreases by value of dielectric constant when placed in a dielectric medium। ठीक है, ना हो क्या रहा है देखो, ये डिक्रीज क्यों कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं। जब आप एक दो चार्जेस को सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस आपने इस मीडियम में रख दिया, सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस आपने इस मीडियम में रख दिया, तो हो क्या रहा है, प्रेजेंस ऑफ दीज चार्जेस इन द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, दिस विल इंड्यूस सम चार्जेस इन द डाइलेक्ट्रिक इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि अभी बाय मेथड ऑफ इंडक्शन हमने यहाँ पे ये देखा था कि इंडक्शन से चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं बॉडीज में। कहाँ पे हमने यहाँ देखा था कि इंडक्शन से चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं बॉडी में, यहाँ पे देखा था ना, इंडक्शन से चार्जेस इंड्यूस होते हैं बॉडी में। कैसे बॉडी में, चाहे वो बॉडी इंसुलेटर ही क्यों ना हो, बॉडी में चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और एक चार्ज बॉडी उस इंड्यूस चार्जेस के बदौलत पे एक इंसुलेटर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इतनी पोटेंशियल होती है, इतनी इंपॉर्टेंस होती है इंडक्शन प्रोसेस की। सिमिलरली जब आप एक चार्ज को डाइलेक्ट्रिक के अंदर रख दोगे तो ये डाइलेक्ट्रिक उस चार्ज के प्रेजेंस के वजह से पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होने का मतलब है कि उस डाइलेक्ट्रिक में एक इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होगा। वो इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होने के वजह से जो पहले इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्सेस थे, जो कि ये वैक्यूम वाला फोर्स निकाला हुआ है, वो फोर्स डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से ये वाला फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये समराइज करने के लिए ये लिख सकते हैं कि नेट this is net force in dielectric between फिर आवाज चला गया क्या? सर आपका साउंड नहीं आ रहा है।